हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से सामान्य अध्ययन के 25 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ, जो आपकी आगामी परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा पहला प्रश्न है वो है, मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। तो मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन था? तो जो इसका राइट आंसर है वो है तक्षशिला। ठीक है। और अब यहाँ पे हमें दो तीन चीज़ें और याद रखनी है कि जो चाणक्य यानी कि जो कौटिल्य थे वो क्या थे, इस तक्षशिला के क्या थे, एक शिक्षक थे। और इन्होंने क्या की थी, चंद्रगुप्त मौर्य को क्या दी थी, शिक्षा दी थी। ठीक है। जो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी थी वो किसने दी थी, इन चाणक्य ने ही दी थी। ठीक है। और यहाँ पे अब हमें एक दो चीज़ें और याद रखनी है, वो चीज़ है मौर्य। यहाँ पे मौर्य काल से हमें एक और चीज़ देखना है, जो मौर्य वंश था, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के संस्थापक भी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इसके संस्थापक भी कौन थे, चंद्रगुप्त मौर्य इसके संस्थापक थे। और यहाँ पे एक दो चीज़ और याद रखनी है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इन्हीं के शासनकाल में क्या था, मैगनेस्तीस नाम का यूनानी एक राजदूत इन्हीं के शासनकाल में आया था, जिसने क्या लिखी है, इंडिका। तो कहीं पूछेगा कि इंडिका किसने लिखी है, तो इंडिका जो नाम की जो पुस्तक है, इंडिका नाम की पुस्तक किसने लिखी है, वो लिखी है हमारी मैगनेस्तीस ने लिखी है, जो यूनान का एक राजदूत था, जो सेडिकस निकेटर था उसका एक राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। अब यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन है वो है कि प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन थे? तो हमें बताना है कि जो अश्वघोष थे वो किसके समकालीन थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है कनिष्क। तो जो अश्वघोष थे किसके दरबार में थे, कनिष्क के दरबार में थे। अब यहाँ पे हमें एक और चीज़ याद रखनी है कि जो अश्वघोष है, इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है क्या, बुद्ध चरित। याद रखना है कि जो बुद्ध चरित है वो किसकी है, तो बुद्ध चरित किसकी रचना है, ये है अश्वघोष की, जिसे बौद्ध धर्म का रामायण भी कहा जाता है। तो बौद्ध चरित किसने लिखी है, अश्वघोष ने लिखी है। अब यहाँ पे एक दो चीज़ें जो इम्पोर्टेंट हैं कनिष्क के बारे में वो भी देख लेते हैं कि जो कनिष्क है, ठीक है, जो कनिष्क है वो किस वंश से संबंधित था। तो जो कनिष्क था वो कुषाण वंश से संबंधित थे। जो कनिष्क थे किससे संबंधित थे, कुषाण वंश से संबंधित थे। और कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन थे, हमारे कुडुलकसफिसस। ठीक है। कुडुलकटफिसस क्या थे, कुषाण वंश के संस्थापक थे। और एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कनिष्क के बारे में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क के काल में क्या हुई थी, जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी वो किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी। और कहाँ हुई थी, कुंडल वन में हुई थी। तो कनिष्क पूछा जाता है कभी एग्जाम में कि जो चौथी बौद्ध संगीति है किसके काल में हुई थी, कनिष्क के काल में हुई थी। और कहाँ हुई थी, वो हुई थी कुंडल वन पे हुई थी। अब अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है कि 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सज़ा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी। तो 6 वर्ष की जो सज़ा थी वो किसको दी गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। यानी कि जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्हें क्या हुआ था, 6 वर्ष की क्या दी थी, सज़ा दी हुई थी। ठीक है। अब इन्हें क्यों दी गई थी, तो हुआ क्या था, 1908 में क्या था, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी, ठीक है, जो खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी थे, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो मुजफ्फरपुर के जज थे, किंग्सफोर्ड, ठीक है, मुजफ्फरपुर के जो जंग थे किंग्सफोर्ड, इन पे इन्होंने क्या किया था, इस पे उनकी गाड़ी पे इन्होंने बम डाल दिया था, जिससे क्या हुआ था, उनकी पत्नी और उनकी बेटी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। तो इसी में क्या हुआ था, जो प्रफुल्ल चाकी थे इन्होंने तो क्या आत्महत्या कर ली थी, जबकि जो खुदीराम बोस थे, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो खुदीराम बोस थे इन्हें क्या हुई थी, फांसी हुई थी। अब फांसी कब हुई थी, याद रखना, 11 अगस्त। खुदीराम बोस को क्या हुई थी, फांसी हुई थी, ये हुई थी 11 अगस्त 1908 को। और यहाँ से खुदीराम बोस से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है कि जो खुदीराम बोस थे ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनको छोटी उम्र में, सबसे छोटी उम्र में क्या हुई थी, फांसी हुई थी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हमारा निकल के आता है, वो है कि भगत जी, सुखदेव और राजगुरु को किस वाद यानी केस में फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किस केस में सज़ा सुनाई गई थी। तो जो इसका राइट आंसर है वो है लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है। यानी कि लाहौर षड्यंत्र केस के इसमें क्या हुई थी, इन तीनों को फांसी हुई थी। अब जो लाहौर षड्यंत्र केस था इसमें था क्या, ये हुआ कब था, ये हुआ था 1908
1928 में। कब हुआ था? 1928 में। इसमें क्या हुआ था, जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव थे, इन्होंने क्या किया था, जो जॉन सैंडर्स था उन्होंने इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। तो इसी में क्या हुआ था, इनको क्या हुआ था, फिर बाद में इन तीनों को क्या हुआ था, बाद में इनको फांसी हुई थी। अब पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह को फांसी कब हुई थी, तो ये याद रखना है, इन तीनों को जो फांसी हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 को। अभी हाल ही में इनकी वो बनाई गई थी। तो 23 मार्च 1931 में इन तीन महान जो हमारे देश के वीर थे, इन तीनों को क्या हुई थी, इस दिन क्या हुई थी, फांसी हुई थी। ठीक है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। तो किस वायसराय की हत्या की गई थी, तो जो इसका राइट आंसर है वो है लॉर्ड मेयो। तो लॉर्ड मेयो की जो हत्या है इन्हीं के कार्यकाल में किसने की थी, एक अफ़गान था, उन्होंने क्या की थी, लॉर्ड मेयो की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। अब लॉर्ड मेयो से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि लॉर्ड मेयो के ही काल में, यानी कि 1871, ठीक है, 1871 को क्या होता, इन्हीं के काल में क्या हुआ था, प्रथम जनगणना हुई थी। तो कोई एग्जाम पूछा जाता है कि प्रथम जनगणना कब हुई थी, तो 1871 में लॉर्ड मेयो के काल में क्या हुई थी, प्रथम जनगणना हुई थी। और जो वास्तविक जनगणना हुई थी तो वो कब हुई थी, वो भी याद रखना है। जो वास्तविक जनगणना है वो हुई थी लॉर्ड रिपन के काल में। तो लॉर्ड रिपन के काल में 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में क्या हुई थी, वास्तविक जनगणना हुई थी। अब जो लॉर्ड रिपन है इनका संबंध, ये भी याद रखना है कि जो लॉर्ड रिपन है इनका संबंध इल्बर्ट बिल विवाद से इनका संबंध है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, इन्होंने क्या कहा था, लॉर्ड रिपन को क्या कहा था, भारत का उद्धारक। ठीक है, भारत का उद्धारक भी किसे कहा था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने वो कहा था, लॉर्ड रिपन को कहा था। अब यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है, अगला क्वेश्चन है कि हुमायूंनामा का लेखक कौन है। तो जो हुमायूंनामा है, जो इनके लेखक थे वो कौन थी, गुलबदन बेगम। ठीक है, हुमायूंनामा की जो लेखक है वो कौन है, गुलबदन बेगम है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो जो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो जिसका राइट आंसर है वो है गोपाल कृष्ण गोखले। अब जो सर्वेंट ऑफ सोसाइटी इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना है वो याद रखना, वो ये 1905 में। इसका ईयर पूछा जाता है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1905 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, पुणे, यानी पुणे महाराष्ट्र में इसकी क्या हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी। अब जो ये सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, इसने किस किस पे काम किया था, इसने शिक्षा, स्वास्थ्य और जो सफाई और सामाजिक बुराइयां थी, इसने इन सभी मुद्दों पे क्या किया था, इसने कार्य किया था। तो गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई किससे लिया था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने जो बम्बई है वो किससे लिया था, तो वो लिया था पुर्तगालियों से। ठीक है, पुर्तगालियों से इन्होंने क्या लिया था, मुंबई को दहेज में लिया था। और यहाँ से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि जो इसकी स्थापना है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1600 ईस्वी में। ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो 1600 ईस्वी में हुई। अब किसके समय हुई, एग्जाम पूछा जाता है, तो अकबर के समय। तो 1600 ईस्वी में अकबर के समय क्या हुई है, इसकी स्थापना हुई है। और जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने अपनी जो पहली व्यापारिक कोठी जो लगाई थी वो कहाँ लगाई थी, सूरत में लगाई थी। ठीक है, जो पहली व्यापारी कोठी कहाँ लगाई थी, इन्होंने सूरत में लगाई थी। ये इनके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो हमें बताना है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन में इन घटनाओं का सही क्रम क्या है। तो पहला है चंपारण सत्याग्रह, फिर है अहमदाबाद मिल हड़ताल, खेड़ा सत्याग्रह, फिर है असहयोग आंदोलन। जो चंपारण सत्याग्रह था, जो ये कब हुआ है, ये हुआ है 1917 में। जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये हुई है 1918 के आसपास। और जो खेड़ा है ये हुआ है मार्च 1918। और जो असहयोग आंदोलन है ये हुआ था 1920 में। तो अगर हम इनका जो क्रम देखें तो सबसे पहला हमारे पास कौन सा है, चंपारण। और फिर हमारे पास अगला जो बन रहा है वो बन रहा है खेड़ा, फिर है हमारा अहमदाबाद मिल और फिर असहयोग आंदोलन। यानी कि जो हमारा सही आंसर बन रहा है वो बन रहा है 1 3 2 4, 1 3 2
और 4, ये इसका राइट आंसर है। अब जो चंपारण, अब इनसे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन फैक्ट देख लेते हैं। वो है पहला कि जो चंपारण सत्याग्रह था ये किससे संबंधित था? तो जो चंपारण सत्याग्रह था ये किससे संबंधित था? ये नील मजदूरों से संबंधित था। ठीक है। अब जो अहमदाबाद मील हड़ताल है ये किससे थी? जो अहमदाबाद जो मील मजदूर थे ये उनसे संबंधित है। तो अहमदाबाद मील जो हड़ताल थी इसी में क्या होता, पहली बार महात्मा गांधी क्या होते हैं, भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो कोई पूछेगा इनमें से किस में महात्मा गांधी पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल पे क्या होता है, पहली बार भूख हड़ताल पे बैठे थे। अब जो खेड़ा सत्याग्रह है, खेड़ा सत्याग्रह में क्या था, जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेजी द्वारा क्या होता, जो कर बढ़ा दिए गए थे तो उसके लिए क्या था, बढ़ाए गए कर के विरोध में क्या हुआ था, खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। और लास्ट हमारे पास यहाँ पे है असहयोग आंदोलन। तो बताइए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में असहयोग आंदोलन हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग का प्रस्ताव अपने किस अधिवेशन में किया था? तो मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन का जो प्रस्ताव है अपने लाहौर अधिवेशन में लिया था। जिसका राइट आंसर है वो है लाहौर अधिवेशन। और ये भी याद रखना है कि कब किया था, ये हुआ था 1940 यानी कि 23 मार्च 1940 में। और उस टाइम पे जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वो कर रहे थे मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, जो जिन्ना जी हैं वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। तो इसलिए 1940 में क्या हुआ था, इन्होंने अलग राष्ट्र की मांग की थी मुस्लिम लीग ने। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारे पास अगला कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया था, यानी जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी तो मराठों ने किसको हराया था? तो जिसका राइट आंसर है वो है अफ़गानों को। तो किसको हराया था? अफ़गानों को हराया था। ठीक है। अब पानीपत की तीसरी लड़ाई थी वो हुई कब थी? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पूछा जाता है कि जो पानीपत की तीसरी लड़ाई है वो हुई थी 14 जनवरी। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को। ये सन याद रखना कि 1761 को क्या हुई है, पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई है। अब यहाँ पे अब क्वेश्चन बनता है कि तो पानीपत की पहली और दूसरी लड़ाई कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी वो भी याद रखना है, वो हुई थी 21 अप्रैल 1526 को। किस किस के बीच में हुई थी? ये हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में 21 अप्रैल 1526 को क्या हुई थी, पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी। और पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई थी वो हुई थी 5 नवंबर 1556 को। 5 नवंबर 1556 को क्या हुई है, पानीपत की दूसरी लड़ाई हुई है, जो किस किस के बीच में हुई थी? अकबर और हेमू विक्रमादित्य के बीच में हुई थी। ठीक है, ये याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारे पास जो अगला क्वेश्चन है वो है कि महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो जो महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला जो प्रसिद्ध इतिहासकार था वो था अल बरूनी। कौन था? अल बरूनी। तो इसका आंसर क्या है? अल बरूनी। अब यहाँ से हमें ये याद रखना है कि जो अल बरूनी है इन्होंने यहाँ से इनकी 2 किताबें पूछी जाती एग्ज़ाम में। एक है हमारे पास यहाँ पे किताबुल हिंद, तो पूछा जाएगा कि किताबुल हिंद किसकी है? एक है किताबुल हिंद और एक है तहकीक ए हिंद। ठीक है, किताबुल हिंद और तहकीक ए हिंद ये दोनों किसकी हैं? ये दोनों किताबें किसकी हैं? अल बरूनी की है। अब अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पे महमूद गजनवी है। तो जो महमूद गजनवी है इसने क्या किया था, 1001 से लेके 1027 तक, ठीक है, भारत पे 17 बार इसने किया था, आक्रमण किया था। और इसने जो सोमनाथ मंदिर है इसने क्या किया था, 1025 ईस्वी में इसने क्या लूटा था, सोमनाथ मंदिर भी लूटा था। कभी एग्जाम पूछेगा कि सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था, तो महमूद गजनवी ने कब लूटा था, 1025 ईस्वी में इसने सोमनाथ मंदिर को इसने लूटा था। और जो इसका जो अंतिम जो आक्रमण हुआ था वो किसके विरुद्ध हुआ था, जाटों के विरुद्ध हुआ था। ठीक है, जाटों के विरुद्ध कब हुआ था, 1027 ईस्वी में क्या हुआ था, महमूद गजनवी का क्या हुआ था, अंतिम आक्रमण हुआ था। अब जो अगला क्वेश्चन है यहाँ से वो है कि महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप से लिखी है। तो जो महात्मा गांधी की जो आत्मकथा थी माई एक्सपीरियंस विद द ट्रुथ, वो उन्होंने लिखी है गुजराती में। ठीक है, उन्होंने किस में लिखी है, ये लिखी है उन्होंने गुजराती में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से हमारा कि खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था। जो खानवा का युद्ध हुआ है तो उसमें कौन पराजित हुआ था, तो वो हुआ था राणा सांगा।
कौन हुआ था? राणा सांगा। ठीक है, खानवा के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? राणा सांगा पराजित हुआ था। अब यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है कि जो खानवा का युद्ध है वो किस किस के बीच में हुआ था। एक तो राणा सांगा हारे थे, तो याद रखना जो खानवा का युद्ध है वो बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ठीक है, बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। अब हुआ कब था? 1527 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1527 ईस्वी में क्या हुआ था? खानवा का युद्ध हुआ था। अब यहाँ पे हम और चीज़ देख लेते हैं कि जो यहाँ पे क्या हुआ था, बाबर के साथ क्या हुआ, बाबर ने 4 युद्ध लड़े थे। एक तो हमने पढ़ा भी पानीपत का प्रथम युद्ध जो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 ईस्वी में। दूसरा था यहाँ पे खानवा का युद्ध जो राणा सांगा और बाबर के बीच में 1527 ईस्वी में हुआ था। तो अगला जो था 1528 में यहाँ पे एक और युद्ध हुआ था बाबर। ठीक है, बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। वो मतलब बाबर और मेदिनी राय के बीच, उसको चंदेरी का युद्ध कहते हैं। बाबर और मेदिनी राय के बीच में क्या था? 1528 में एक और युद्ध हुआ था मेदिनी राय के बीच में हुआ था, वो हुआ था चंदेरी का युद्ध। ठीक है, चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? बाबर और मेदिनी राय के बीच में 1528 ईस्वी में हुआ था। और एक अंतिम जो युद्ध था वो था हमारे पास का घाघरा का युद्ध। ठीक है, एक हुआ था 1529 में, वो था घाघरा का युद्ध। तो जो घाघरा का युद्ध था वो भी किस किस के बीच में हुआ था? वो हुआ था बाबर और वो हुआ था महमूद लोदी, जो इब्राहिम लोदी का चचेरा भाई था, उसके बीच में क्या हुआ था? घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन है भारत में संविधान में प्रथम संशोधन कब हुआ? तो जो प्रथम संशोधन है वो कब हुआ है? 1951 में हुआ था। ठीक है, भारत में संविधान में जो प्रथम संशोधन हुआ है वो वर्ष 1951 में हुआ है। और इसको जो जोड़ा गया था ये भी याद रखना है, इसे 9वीं अनुसूची, ठीक है, इसको कहाँ जोड़ा गया था? 9वीं अनुसूची के तहत इसे जोड़ा भी गया था। अब अगला जो क्वेश्चन यहाँ से बन के आता है वो है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए जो न्यूनतम आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से आता है कि जो प्रधानमंत्री है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75 के तहत कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, ये प्रधानमंत्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है वो है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? ठीक है, तो जो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय क्या है? यहाँ पे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। अब यहाँ पे आता है कि जो सर्वोच्च न्यायालय है ये किस आर्टिकल में? तो 124। ठीक है, 124 क्या है यहाँ पे? 124 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इन सब की जो चर्चा है वो आर्टिकल 124 के तहत है। फिर यहाँ पे जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था? BN राव। ठीक है, जो संवैधानिक सभा का संवैधानिक सलाहकार था वो कौन था? BN राव। ठीक है, BN राव क्या थे? संवैधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि आपातकाल में किस राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है? तो बढ़ाई जा सकती है, किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो ये जो अधिकार है ये किसको है? संसद को है। तो संसद क्या कर सकती है? आपातकाल के दौरान राज्य विधानसभा की अवधि को बढ़ा सकती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? तो भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे, जबकि जो अनुसूचियाँ थी प्रारंभ में वो कितनी थी? 8 अनुसूचियाँ थी। ठीक है, 8 क्या थी? अनुसूची थी। तो कभी एग्जाम में पूछेगा कि प्रारंभ में कितनी अनुसूची थी? तो कितनी अनुसूची थी? 8 अनुसूची थी। उसके बाद क्या हुआ? 4 अनुसूचियों को जोड़ा गया था। अब वो 4 अनुसूची कौन कौन थी? एक थी 9, 10, 11 और 12। जो 9वीं अनुसूची थी, ये मैंने बताया था, जो 9वीं अनुसूची थी ये पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 था। उसके तहत इसे क्या हुआ था? जोड़ा गया था। इसमें क्या हुआ था? इसमें क्या था? राज्य और केंद्र के कानूनों को चर्चा की गई थी। और जो 10वीं अनुसूची है, 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल कानून बनाए गए थे। और जो 10वीं अनुसूची है इसे कब किया गया था? 52वां संविधान संशोधन 1985। ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दल बदल संबंधी जो कानून थे वो किसमें? 10वीं अनुसूची में है और इसे 52वें संविधान संशोधन के तहत के जोड़ा गया था। अब जो
जो 11वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है, जिसको 73वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। और जो 12वीं अनुसूची है ये नगर पंचायत से संबंधित है, इसको 74वां संविधान संशोधन 1992 के तहत जोड़ा गया था। तो ये हमारे कुछ फैक्ट हैं, अदर फैक्ट हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में लोकसभा के लिए प्रथम सामान्य निर्वाचन कब हुए? तो जो पहली बार निर्वाचन हुए थे वो कब हुए थे? 1952 में हुए थे। तो ये याद रखना कि जो पहली बार सामान्य निर्वाचन हुए थे वो हुए थे 1952 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ। तो जो बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था ये हुआ था 1976 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है? ठीक है, कौन नियुक्त करता है? तो जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, इन्हें राष्ट्रपति क्या करते हैं? इन्हें नियुक्त करते हैं। ठीक है, और जो इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है, 6 वर्ष या 65 साल, इसमें जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसे दी जाती है? तो भारत की ग्रैंड ओल्ड मैन की जो संज्ञा है वो दी जाती है दादा भाई नौरोजी को। ठीक है, नौरोजी को क्या दी जाती है? ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा दी जाती है। तो ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों को ये पसंद आए होंगे। तो अगर आप लोगों को ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।